हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिए हैं यहाँ पे, रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है ये, इसको हम लोग फर्स्ट वार ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं। तो पहली बार जो है हम लोग क्या हुआ कि ये पूर्ण रूप से पूरा देश तो इसमें एकत्रित नहीं हुआ था इस लड़ाई में, लेकिन क्या हुआ, हमें एक विश्वास जगा गया कि अगर हम लोग क्या होगा कि एक हो जाएंगे तो हम लोग अंग्रेजों को हरा सकते हैं, अपने देश से इसको खदेड़ के बाहर निकाल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को समझते हैं। कह रहा है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट मेजर रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। कह रहा है कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ये पहली क्रांति है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन से आई थी यहाँ पर व्यापार करने, उसके खिलाफ जो है ये पहली क्रांति थी जो भारत में हुई थी। It began as a sepoy mutiny soldiers rebellion but quickly turned into the widespread uprising involving various sections of Indian society। कह रहा है कि ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, इसका शुरुआत जो है ये सैनिक लोगों से हुआ था। अब सैनिक लोगों से क्यों हुआ था, अब यहाँ पर क्या बात होता है कि जो भारतीय सैनिक थे उसमें क्या थे कि हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। अब जो नया उसमें कारतूस का इस्तेमाल किया जाने लगा, कार्टिलेज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाने लगा और इन जो कारतूसों को दांत से खींच के फेंका जाता था। अब एक बात बताइए कि लोग जो है ये गाय हिंदू धर्म में क्या होता है, गाय पूजनीय होती है, उनका पूजा किया जाता है, और सुअर को जो है इस्लाम में मुसलमान जो है इसको बहुत ही अछूत मानते हैं, अशुभ मानते हैं। अब ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, दोनों लोगों को धार्मिक रूप से क्या किया गया, इनको ठेस पहुंचाया गया। इसी कारण से जो भी भारतीय सैनिक थे वो क्या थे, या तो हिंदू थे या तो मुसलमान थे, तो दोनों के धार्मिक भावनाओं को यहाँ पर ठेस पहुंचाया गया। इसलिए वो लोग क्या हुए कि ये विद्रोह किए थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे। अब शुरुआत तो सैनिकों के द्वारा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे कि भारतीय जो भी क्या हुआ कि जो पीड़ित थे, जो क्या थे अंग्रेजों के द्वारा पीड़ित थे, वो भी क्या हुआ, जैसे क्या हो गए जमींदार हो गए हैं ना, जो भी मजदूर हो गए, ये सारे लोग, बहुत सारे, लेकिन सभी लोग जो हैं इस क्रांति में नहीं जुटे थे। लेकिन बहुत सारा सेक्शंस जो था वो क्या हुआ, जो नाखुश था ब्रिटिशर से, वो क्या हुआ कि भाग लिया था इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 के क्रांति में। चलिए आगे समझते हैं। अब ये देख सकते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसको हम लोग फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। चलिए अब कह रहा है कि कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट, अब आखिर ये क्या कारण रहा था, है ना, कि ये जो क्रांति हुई थी, ये जो रिवॉल्ट हुआ था, तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। तो हम लोग एक एक कारण को पॉइंट वाइज समझते हैं यहाँ पर। तो पहला जो कारण है ये क्या है, पॉलिटिकल काउज, है ना, क्या राजनीतिक कारण था, इसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौसी annexed इंडियन स्टेट्स इफ रूलर हैड नो बायोलॉजिकल मेल हायर, एग्जाम्पल झांसी एंड सतारा। अब कह रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये एक नीति है जिसको हम लोग हड़प नीति भी बोलते हैं, जो शुरुआत किया गया था लॉर्ड डलहौसी के द्वारा। अब इस नीति में क्या था कि अगर कोई भी शासक, अगर उसका खुद का अपना पुत्र ना हुआ हो, है ना, खुद का पुत्र ना हुआ हो, अगर उनको बेटी हो, या तो वो किसी गोद लिए हुए बच्चे को क्या किया जा सकता है, उनके मृत्यु के उपरांत उनको राजगद्दी से हटाकर वो जो पूरा का पूरा साम्राज्य है वो ब्रिटिशर्स का हो जाता था, कंपनी का हो जाता था। तो इसी को कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। मतलब अगर कोई भी शासक, अगर उनका पुत्र ना हो, उनका खुद का पुत्र ना हो, उनको पुत्री हो, तो क्या हुआ, वो पूरा का पूरा जो राज्य है वो क्या होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाता था। या तो अगर गोद भी आप बच्चे को लिए हैं तो भी क्या होता है, आप उसको ये लोग जो है राजा नहीं मानते थे, उनका पूरा का पूरा राज्य जो है वो क्या करती थी, कंपनी हड़प लेती थी। उसी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, और इसकी शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौसी किए थे। अब इससे जो प्रभावित हुआ था झांसी जो है वहां पर क्या किया गया था, वहां पर जो है दत्तक पुत्र थे, है ना, उनका खुद का कोई लड़का नहीं था। तो वहां पर जो झांसी को भी क्या किए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करना था, कब्जा करना चाह रही थी, है ना। सतारा ये भी क्या करते थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स
मतलब जो हड़प नीति है, ये दोनों जो राज्य हैं, ये दोनों और भी बहुत सारे राज्य हैं, तो ये दोनों राज्य जो हैं ये क्या हुआ कि हड़प नीति के द्वारा ले लिए गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब दूसरा है कारण एनेक्सेशन ऑफ अवध, दिस डीपली हर्ट द प्राइड ऑफ इंडियन नोबिलिटी एंड कॉमनर्स। अब जो ये अवध का जो केस है, अवध में क्या कहें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि अवध के जो शासक हैं ये अच्छे ढंग से जो है ये राज्य नहीं चला पा रहे, ये अच्छे ढंग से जो है राज्य नहीं चला पा रहे हैं, तो ये कारण बता के क्या किया गया, वो साम्राज्य को अपने में ले लिया गया। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मतलब अवध के केस में ये बोली कि यहाँ के जो राजा हैं ये क्या है, कुशल शासक नहीं है और वो अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से जो है अवध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की, हड़प ली, है ना। तो लोग वहाँ के काफ़ी नाराज हो गए, है ना। लोगों को ऐसा लगने लगा कि भारतीय पे क्या है, अंग्रेजों को विश्वास नहीं है ना, उनके कुशलता पे वो शक कर रहे हैं, है ना। और कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ जो शासक थे इनमें कहीं ना कहीं भय का माहौल बना हुआ था। अब तीसरा है डिसरिस्पेक्ट टू द इंडियन रूलर्स, ब्रिटिश पॉलिसीज अंडरमाइन इंडियन रूलर्स एंड रिड्यूस देम टू पेंशनर। अब कह रहा है कि जो भारतीय शासक थे उनको क्या किया गया, उनको वो इज्जत नहीं दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, है ना। ब्रिटिशर्स जो है इनको कभी भी वो इज्जत नहीं देते थे जो जिनके ये हकदार थे। और दूसरा कह रहा है कि ब्रिटिश का बहुत सारा पॉलिसीज था, है ना, जिसके कारण जो राजा थे, है ना, उनसे उनका राज्य हड़प लिया जाता था और उनको पेंशन दिया जाता था। उन राज्य के बदले जो है वो पेंशनर बन गए थे ना, मतलब पेंशन मिलता था उनके बदले। तो ये जो है ये सारा कारण जो है पॉलिटिकल काउज था, जिसके कारण जो है जो मतलब क्या जो मुगल हो या जो भी राजा महाराजा थे उस समय के, वो सारे के सारे क्या थे, ब्रिटिशर से नाखुश थे, क्योंकि कोई भी पॉलिसीज जो थी ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उससे वो लोग खुश नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं, ये सारा तीनों पॉइंट्स क्या हो गया, पॉलिटिकल काउज हो गया। अब चलिए आगे अगर हम लोग देखें इकोनॉमिक काउज में, तो इकोनॉमिक काउज में क्या, हाई लैंड रिवेन्यू, एक्सेसिव टैक्सेशन लेड टू द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी अमॉन्ग द पीजेंट्स। अब कह रहा है कि लैंड पे इतना ज़्यादा भारी भरकम टैक्स लगा दिया गया कि क्या हुआ कि जो किसान थे, है ना, जो मजदूर थे, जो कृषक थे, वो अब नाखुश हो गए ब्रिटिशर्स से जो है, जो ये मतलब टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया, इतना हाई कर दिया गया, जिसके कारण क्या जो आम लोग थे, है ना, जो गरीब थे, जो गरीब किसान थे, वो इससे काफ़ी ज़्यादा नाखुश होने लगे, मतलब वो पसंद नहीं करने लगे। वो टैक्स के दबाव में इतने ज़्यादा नीचे जा रहे थे कि वो खुद का ज़मीन वो बेच के जो है वो भूमिहीन होते जा रहे थे। पहले उनके पास खुद का ज़मीन हुआ करता था, फिर धीरे धीरे ये कर्ज चुकाने, टैक्स चुकाने के चक्कर में वो क्या करते थे कि इनका ज़मीन भी उनके हाथ से चला जाता था और वो भूमिहीन होते जा रहे थे। तो आप बताइए, अगर कोई किसान का ज़मीन चला जाएगा टैक्स ना दे पाने के कारण, तो क्या वो अंग्रेज का सपोर्टर रहेगा, वो तो उसके विरोध में रहेगा। तो ये जो सेक्शन था पीजेंट्स का, है ना, तो वो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी। दूसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, इंडियन आर्टिजियन एंड द वीवर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड ड्यू टू द ब्रिटिश इंपोर्ट्स। अब अगर हम लोग बात करें कारीगर का, है ना, तो अगर हम लोग बात करें जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे, जो यहाँ पर जो पहले से जो भी इंडस्ट्री चलती आ रही थी, अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल को ब्रिटेन में ले जाके और वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर इंडस्ट्रीज में तैयार करके फिनिश्ड प्रोडक्ट वो फिर से भारतीय बाजार में ले आते थे। अब कोई सामान अगर मशीन्स के द्वारा तैयार होगा तो उसका क्या होगा, लागत मूल्य कम हो जाएगा। तो लागत मूल्य कम होने के कारण भारत के बाजार में जब वो सामान आती थी तो वो क्या करते थे, जो हाथ से भारत के कारीगर जो तैयार करते थे वो उसको कम्पिटिट नहीं कर पा रहे थे, उनका मूल्य हमेशा ज़्यादा रहता था। तो लोग क्या होता, सस्ती चीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो वहाँ पर क्या कर रहे थे, इनका धीरे धीरे व्यापार भी ठप होने लगा। इसलिए जो भी इंडस्ट्रीज थी, है ना, जो भी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे क्या हो रही थी, यहाँ पर पनप रही थी, वो क्या हुआ, बर्बाद होने लगी। क्योंकि क्या हुआ कि ब्रिटेन से जो है इंपोर्ट हो रहा था, भारत में जो है ब्रिटेन का फिनिश्ड प्रोडक्ट भारत के बाजारों में आ रहा था, जिसके कारण आर्थिक हानि बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ के व्यापारियों को, है ना। अब आगे कह रहे हैं
अनएम्प्लॉयमेंट सोल्जर्स एंड नोबल लॉस्ट देयर पोजीशन ड्यू टू द ब्रिटिश रिफॉर्म। अब ब्रिटिश का बहुत सारा ऐसा पॉलिसी था जिसके कारण जो है मतलब बहुत सारे लोग जो है वो क्या हुआ कि जॉबलेस होते जा रहे थे, है ना। मतलब बहुत सारा ऐसा पॉलिसीज आया जिसके कारण क्या हुआ कि वो कुछ करके भी जो है ब्रिटेन मतलब क्या हुआ कि वो उनको जॉब नहीं मिल पा रहा था, है ना। उन पे क्या किया कि वो विश्वसनीय नहीं हो पा रहे थे ब्रिटिशर्स के, ये कह के जो है उनको जॉब से निकाल दिया गया था। तो वो लोग भी जो है वो क्या हुए, खिलाफ हो गए। चलिए आगे चलते हैं, सोशल एंड रिलीजियस काउज। अब कह रहा है कि सामाजिक और धार्मिक क्या कारण रही थी, इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है इंटरफेरेंस इन द सोशल कस्टम्स law such as the Widow Remarriage Act 1856 were seen as the interference in the Hindu practice। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है धर्म के मामला में भी घुसने लगे। घुसने का मतलब क्या है कि धर्म के मामला में भी वो लोग दखल अंदाजी करने लगे, है ना। मतलब आपका जो कल्चर चला आ रहा है, आप जो परंपरा को निभा रहे हैं, उसमें भी क्या हुआ कि ये ब्रिटिशर्स रोक टोक करने लगे। जैसे कि विडो रीमैरिज एक्ट 1856 जो है, पहले क्या हुआ था, सती प्रथा चलता था, है ना। ये बहुत ही क्रूर प्रथा था, है ना, जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिक हटाए थे। राजा राम मोहन रॉय इसके खिलाफ बहुत आवाज उठाए थे। तो ये क्रूर प्रथा है जिसको खत्म किए, लेकिन कहीं ना कहीं धार्मिक ठेस पहुंचने लगा। जो हिंदू समाज के जो लोग थे उनको ऐसा लगने लगा कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि हमारे धर्म के प्रति क्या कर रहे हैं, इसके बीच में ये रोड़ा बन रहे हैं, इसमें कुछ बदलाव करने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो सती प्रथा क्या था कि अगर किसी का पति, है ना, पत्नी के जीवित होते हुए मर जाता है तो पत्नी को भी जलती हुई चिता में जलना पड़ता है। तो ये बहुत ही क्रूर प्रथा था जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो क्या हुआ कि खत्म किए थे। तो वही है विडो रीमैरिज एक्ट। विडो रीमैरिज एक्ट क्या है ना। तो विडो रीमैरिज एक्ट क्या है कि वो तो 1828 में ही हो गया था, राजा राम मोहन रॉय किए थे। अब उसके बाद जो सती प्रथा खत्म हो गया, अब उसके बाद जो भी विधवा बचती थी, है ना, विधवा जो विधवा है उसका पुनर्विवाह। अब हिंदू समाज में ये पुनर्विवाह वाला जो सिस्टम था ये नहीं था। अब लोगों को ऐसा लगने लगा कि पुनर्विवाह जो है कहीं ना कहीं जो ये एक्ट लाई है ब्रिटिशर्स, ये कहीं ना कहीं उनके धार्मिक भावनाओं को पहुंचा रही है ठेस। तो पहला तो वो सती से नाराज थे, है ना, सती प्रथा को खत्म कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और यहाँ पर क्या गया, विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया 1856 में। तो 1856 में मतलब जो विधवा पुनर्विवाह लाया गया, तो इससे भी क्या हुआ है कि हिंदू समाज जो है ये काफ़ी आक्रोशित हो गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि वो उनके धर्म के मामला में दखल अंदाजी करने लगे थे। आगे कह रहा है कि फियर ऑफ रिलीजियस कन्वर्सेशन र्यूमर्स स्प्रेड दैट ब्रिटिश वेयर ट्राइंग टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी। अब इस तरह का माहौल बन पड़ा था, लोगों के बीच में इस तरह का अफवाह फैल गया था, और बहुत हद तक ये बात सच्चाई भी थी, है ना, कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या हुआ, धर्मांतरण करने लगे, है ना। मतलब जो हिंदू है उनको क्या किए कि क्रिश्चियन में बदलने लगे, लोभ देके, है ना, उनका टैक्स को फ्री करके, उनको लोभ देके कि ये जमीन जो है तुम्ही के नाम पे रह जाएगा, ये ब्रिटिशर्स अपने नाम पे नहीं लेगी, कंपनी जो है तुमसे नहीं अड़पेगी। बहुत सारा लोभ पैसा कौड़ी दे के जो है ब्रिटिशर्स क्या की धर्मांतरण बहुत जोर शोर पे कर रही थी। तो इसलिए जो है जो इंडियंस थे, है ना, चाहे वो हिंदू हो या तो मुसलमान हो, वो दोनों क्या हुए कि इस कारण से उनमें भय का माहौल था, है ना, डर था, भय का माहौल था और आक्रोश था कि वो ब्रिटिशर्स के इसलिए खिलाफ थे। अब तीसरा बात है एबोलेशन ऑफ द प्रैक्टिस लाइक सती वेयर एबॉलिश्ड। अब हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए कि सती जो क्रूर प्रथा चला आ रहा था, है ना, जिसमें क्या हुआ कि राजा राम मोहन रॉय जो है ये भी सोशल रिफॉर्मर थे, ये भी बहुत इसमें योगदान रहा, तो इनको खत्म कर दिया गया। कॉजिंग रिसेंटमेंट एमॉन्ग द ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटीज। अब जो लोग क्या हुआ कि अब वैसे लोग जो क्या हुआ कि पुराने रीति रिवाज को मान रहे हैं, उसको भी बहुत हद तक क्या किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको उसमें दखल अंदाजी करने लगे। तो लोगों को कहीं ना कहीं लगा क्या ये जो ब्रिटिश कंपनी है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक मामलों में भी अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करने लगे, इसलिए वो क्या हुए, उनके खिलाफ हो गए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था इस रिवॉल्ट का।
अब आगे चलते हैं मिलिट्री काउजेज। और मिलिट्री काउजेज जो है ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये इमीडिएट काउज था। ये क्या था? इमीडिएट काउज कहने का मतलब है कि ये सारा चीज़ तो बहुत दिन से चलता आ रहा था। इमीडिएट मतलब तुरंत में जो ये युद्ध हो गया है ना, रिवॉल्ट हो गया 10 मई को, है ना, 1857 को जो रिवॉल्ट हो गया, ये किस वजह से हो गया? ये हो गया आपका मिलिट्री काउज के कारण। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सेना लोग क्या हुआ कि आगे बढ़ के इस रिवॉल्ट को, क्रांति को किया, और बाकी जो सेक्शंस था वो भी इस क्रांति में जुट पड़ा, है ना, अपना हाथ साफ कर लिया। चलिए आगे देखते हैं मिलिट्री काउजेज में। डिस्क्रिमिनेशन इन आर्मी, इंडियन सिपोइज वेयर पेड लेस एंड ट्रीटेड अनफेयरली कंपेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। अब देखिए जो सैनिक थे, है ना, जो भारतीय सैनिक जो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे, मतलब कह सकते हैं कि भारतीय लोग जो क्या हुआ ब्रिटिश आर्मी में थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में थे, उनको पैसा पहले कम किया जाता था, है ना। मतलब अगर आप समझ सकते हैं कि उसी पोस्ट पे अगर क्या है कि एक भारतीय है और एक ब्रिटिशर्स है, तो दोनों के सैलरी में बहुत डिफरेंस था। मतलब इक्वल वर्क इक्वल पे नहीं था। कहने का मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स को ज़्यादा और भारतीय को कम, ये भेदभाव था। इस कारण से रोष था भारतीयों को उनके प्रति, ब्रिटिशर्स के प्रति। दूसरा कह रहा है कि बहुत भेदभाव किया जाता था। मतलब वो थे तो ब्रिटिश आर्मी, लेकिन उनको आर्मी में रहने के बाद वो सेना थे ब्रिटिशर्स के, लेकिन फिर भी क्या हुआ भारतीय और ब्रिटिशर्स के बीच जो है सेना में भी बहुत भेदभाव था। इस कारण से भी क्या हुआ वो लोग बहुत नाखुश थे, ये भी एक कारण था। दूसरा है लिमिटेड प्रमोशन, इंडियन सोल्जर्स हैड नो स्कोप फॉर प्रमोशन बियॉन्ड ए सर्टेन रैंक। अब कह रहा है कि प्रमोशन का, है ना, पदोन्नति का बहुत ही लिमिटेड सोर्स था। मतलब आप अगर एक भारतीय हैं और आप क्या हुआ ब्रिटिश आर्मी में हैं, तो आप क्या होगा कि 1 या 2 रैंक ही आपका प्रमोशन हो सकेगा, है ना, क्योंकि आप भारतीय हैं। इसलिए अगर आप काबिल भी हैं, आप में कैपेबिलिटी भी है, फिर भी आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। 1 रैंक तक ही आपका प्रमोशन होगा। मतलब जितने भी भारतीय थे सेना में, उनका एक फिक्स रैंक तक ही प्रमोशन होता था। उसके ऊपर के रैंक में जो है वो ब्रिटिशर्स रहते थे। उनके ऊपर के रैंक में मतलब जहां पर सीधा बंदूक लेके जाके लड़ाई करना है, आप समझ सकते हैं, वहां पर क्या हुआ डंडा खाना है, वहां पर भारतीय है। और जो ऊपर का रैंक है, जो चैम्बर में बैठेंगे, कंट्रोल करेंगे, वो सारे के सारे क्या हैं? ब्रिटिशर्स हैं। तो अब भारतीयों को ये लगने लगा, जो भारतीय सैनिक थे उनके आर्मी में, उनको ये रोष होने लगा कि हम लोग भी बराबर के हकदार हैं, हम लोग का भी पदोन्नति होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या हुआ, हम लोग का रैंक सिर्फ नीचे ही रह जाता, 1 रैंक के बाद हम लोग नहीं बढ़ पाते हैं आगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था इस रिवॉल्ट का। अब जो सबसे प्रमुख कारण है ना, जो सबसे मेन कारण है वो क्या है? यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्टिलेज, इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल कार्टिलेजेस rumored to be greased with the cow and pig fat offended both Hindus and Muslim। अब देखिए जो ब्रिटिश आर्मी था उसमें जो भी भारतीय थे, ये लोग हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि वो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म से आते थे। अब ब्रिटिशर्स क्या किए कि नया जो कारतूस वो शामिल किए सेना में दिसंबर 1856 में, तो वो क्या किए, उसमें जो है लेप लगा हुआ था, है ना, उसमें एक लेप लगा हुआ था, फैट का एक लेप लगा हुआ था, मतलब चर्बी का एक लेप लगा हुआ था। और उस चर्बी में जो है गाय और सुअर दोनों का चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया था सेनाओं के बीच। तो ये जो है आग की तरफ ये जो है फैल गया, ये खबर जो है सेना में आग की तरफ फैल गया। तो अब क्या हुआ कि अब कोई भी जो भारतीय या तो वो हिंदू या तो मुसलमान है। तो अब हिंदू इस कारण से नहीं उस कार्टिलेज का इस्तेमाल करना चाह रहा था, क्योंकि वो क्या है गाय का चर्बी, और गाय को वो माता मान रहा है ना। तो क्या हुआ धार्मिक उसका भावना ठेस पहुंच जाएगा। और मुसलमान सुअर का चर्बी नहीं छूना चाह रहा क्योंकि उसको अछूत मानता है। तो कहीं ना कहीं दोनों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। तो ये सबसे प्रमुख इसका कारण रहा था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। चलिए आगे देखते हैं। अब शुरुआत हो गई बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब जो सबसे बड़े नायक थे इस रिवॉल्ट के,
वो कौन थे? अब ये रिवॉल्ट शुरू होने के पहले जो सबसे शुरुआत किया गया था वो थे मंगल पांडे जी, है ना, मंगल पांडे जी। तो इनके बारे में जानते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 19 जुलाई 1827, मतलब 19 जुलाई 1827 को जो है इनका जन्म हुआ था। अगर हम लोग बात करें कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में कब सम्मिलित हुए थे, तो 1849 को जो है इन्होंने ज्वाइन किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर में, है ना, सिपाही में। अब 1856 में सेना में ग्रीस कारतूस का इस्तेमाल शुरू हुआ था। अब 1856 के दिसंबर में, है ना, ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ये जो है कारतूस जो है कार्टिलेज को, जो फैट लगा हुआ था पिग एंड काव का, वो इंट्रोड्यूस किया गया था। अब फरवरी 1857 में कारतूस में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल से रोष फैला, मतलब लोगों के बीच गुस्सा हो गया, भारतीयों के बीच। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। अब 29 मार्च 1857 को ये क्या हुआ कि अपने ही ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिए, है ना। अब इनमें क्या हुआ कि वो खून था भारतीय वाला, है ना, तो ये भारतीय वाला जो खून था, सनातनी खून था। अब ये क्या हुआ कि वो, मतलब वो जो चर्बी था, चर्बी लगा हुआ कारतूस था, उसका इस्तेमाल करने से ये मना कर दिए। और जब चलिए अगर इसका शुरुआत देखते हैं तो 10 मई 1857, और ये जगह है मेरठ, जहां से क्या हुआ, ये रिवॉल्ट 1857 का जो है ये शुरू होता है। कह रहे इंडियन सिपाहीज रिफ्यूज टू यूज द न्यू कार्टिलेजेस, दे वेयर पनिश्ड एंड इन रिस्पॉन्स फेलो सोल्जर्स रिबेल्ड, किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड मार्च टू दिल्ली। अब कह रहा है कि 10 मई 1857 को, अब क्या हुआ कि पहले जो बैरकपुर में जो मंगल पांडे था, इनको जो फांसी हुआ था, ये कहाँ हुआ था, बंगाल में, बैरकपुर में, है ना। और ये जो रिवॉल्ट था ये कहाँ हुआ, मेरठ में। मेरठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो लगभग 1 महीना समय लगे, क्योंकि पहले जो है, पहले के ज़माना में इतना कम्युनिकेशन तो नहीं था, है ना, पहले मोबाइल्स नहीं था, इंटरनेट्स नहीं था, टीवी नहीं था। तो ये सारा टेक्नोलॉजी नहीं रहने के कारण क्या हुआ कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी न्यूज़, कोई भी समाचार फैलने में थोड़ा वक्त लगता था। तो जब ये बात जो है सेना में क्या हुआ कि जब मेरठ में पहुंची, तो मेरठ के जो सिपाही थे वो क्या हुआ कि इस जो चर्बीदार जो कार्टिलेज था, इसको इस्तेमाल करने से वो लोग क्या किए, मना कर दिए, रिफ्यूज कर दिए। अब इनको क्या किया गया कि ज़बरदस्ती, तो 84 जो है इनके सिपाही को वो जेल दे दिया गया, वो जेल दे दिया गया। अब जेल देने के कारण क्या हुआ कि बाकी जो सिपाही साथी थे उनमें आक्रोश फैल गया। उनमें क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए कि उनके साथी को धर्म, मतलब धर्म के नाम पे ही ये लोग क्या हुआ है कि वो कारतूस का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे थे, कार्टिलेजेस का। अब क्या हुआ कि इन पे ज़बरदस्ती जब किया जाने लगा, है ना, तो अब क्या किए कि ये लोग जो है उसके ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक आंदोलन कर दिए। ये क्या किए, आंदोलन कर दिए, ब्रिटिशर्स आर्मी को मारने लग गए, है ना, उनको क्षति पहुंचाने लगे, और अपने साथियों को जेल से रिहा करवा के क्या हुआ कि दिल्ली की तरफ कूच कर दिए। और 10 मई के रात को ही ये लोग क्या हुआ कि दिल्ली की तरफ निकल गए, और 11 मई के सवेरे, 11 मई के सवेरे जो है ये कहाँ पहुँच गए, दिल्ली, दिल्ली के लाल किला के दरबार पे। और वहाँ पर कौन रहते थे, बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल शासक थे। अब वो क्या किए, जो सिपाही थे वो क्या हुए कि दरवाजा पर आ गए और गेट को क्या किए, नॉक करने लगे, हल्ला करने लगे खोलने का। अब क्या हुआ कि उस समय रोजा का समय चल रहा था, और क्या हुआ कि सवेरे का जो नमाज अदा करते हैं, नमाज अदा करके बहादुर शाह जफर को पता लग गया कि मेरठ से जो है सिपाही जो है वो क्या हुआ कि यहाँ पहुँचे हैं। तो बहुत वो रोकने का कोशिश किए, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि वो सिपाही को नहीं रोक सके, उनसे मिलना पड़ा। और वो जब इतने दबाव बनाने लगे कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको हम इस रिवॉल्ट को लीड करना पड़ेगा, है ना, तो वो क्या किए कि लाख मना करने के बावजूद जो है वो जब नहीं माने, तो वो नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए बहादुर शाह जफर। और धीरे धीरे जो ये रिवॉल्ट है, ये भारत के क्या, उत्तर भारत के बहुत सारे हिस्सों में जो है ये रिवॉल्ट फैल गया। अब हम लोग जानेंगे कि किस किस क्षेत्र में और कौन कौन से लीडर के नेतृत्व में ये रिवॉल्ट फैला। चलिए, अब जो की सेंटर्स हैं, दिल्ली में तो बहादुर शाह जफर हो गए, है ना,
अब अगर हम लोग कानपुर का बात करें तो नाना साहेब, कानपुर का बात अगर हम लोग करें तो नाना साहेब, और इनके सेनापति कौन थे? तान्या तोपे। तो नाना साहेब और तान्या तोपे जो है ये कानपुर से लीड किए थे रिवॉल्ट को। अगर हम लोग झांसी से बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई। अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो इनको जो है इनका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में झांसी को हड़प लिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो इसलिए क्या हुआ कि इस क्रांति में ये शामिल हो गई, है ना। बाद में ये युद्ध करते करते जो है ये क्या हुआ कि इनका निधन हो गया, है ना। युद्ध में ये क्या हुई, शहीद हो गई, और ग्वालियर में इनका स्मारक बनाया हुआ है। अगर हम लोग लखनऊ से बात करें तो लखनऊ से जो लीड की थी वो बेगम हजरत महल। इनका भी वही केस था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाला। अगर हम लोग बात करें बरेली से तो बरेली से थे खान बहादुर खान। बहादुर खान जो है वो बरेली से लीड किए थे। बिहार से जो है, बिहार के जगदीशपुर जो आरा डिस्ट्रिक्ट में है आज के, वहाँ से कौन जमींदार थे? कुंवर सिंह। और इनके छोटे भाई जो थे वो कौन थे? अमर सिंह। तो वो ये दोनों जो है भाई, लेकिन ज़्यादा जो योगदान था वो किनका था? कुंवर सिंह का ही था। अगर हम लोग फैज़ाबाद से बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला, फैज़ाबाद से था मौलवी अहमदुल्ला। और मौलवी अहमदुल्ला के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स जो है सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो किनको मानते थे? मोहम्मद अहमदुल्ला को, है ना। मौलवी अहमदुल्ला को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि ब्रिटिशर्स जो है सबसे बड़ा दुश्मन जो है किसे मानते थे? तो वो मानते थे मौलवी अहमदुल्ला को। अब कह रहा है सुप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट। अब कह रहा है कि इस रिवॉल्ट को कैसे ब्रिटिशर्स ने दबाया। कह रहा था ब्रिटिशर्स सेंट रेनफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड। अब कह रहा है कि ब्रिटिश आर्मी जो है वो अपने सेना का बहुत बड़ा टुकड़ा जो है वो ब्रिटेन से भारत भेजी, इस क्रांति को दबाने के लिए, इस रिवॉल्ट को समाप्त करने के लिए। वो बहुत बड़ा क्या हुआ, टुकड़ी सेना का जो है वो ब्रिटेन से भारत भेजी। दूसरा कह रहा है कि दिल्ली को जो है सितंबर 1857 में जब ब्रिटिश से क्या हुआ, ब्रिटेन से जब आर्मी आया, और सबसे पहला उनका जो क्या था, कैपिटल था दिल्ली। तो वो सबसे पहला जो है, कैपिटल तो उस समय नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि मुगल का जो सबसे बड़ा, जिसके नेतृत्व में ये रिवॉल्ट को लड़ा जा रहा था, बहादुर शाह जफर, तो उनको लगा कि सबसे पहले जो है दिल्ली से ये शुरू हुआ है, तो दिल्ली पर ही पहले क्या करना है, इसको दबाना है। तो वो क्या हुआ कि सितंबर 1857 में दिल्ली में कब्जा कर ली पुनः। अब कह रहा है कि अगर हम लोग पूरे रिवॉल्ट का बात करें तो आधा, मतलब 1858 का आधा साल निकल गया, मतलब जुलाई अगस्त आ गया इस रिवॉल्ट को पूरी तरह से हर हिस्सों में समाप्त करने में। लगभग 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया ब्रिटिश को इस रिवॉल्ट को समाप्त करने में। अब बहादुर शाह जफर वाज कैप्चर्ड, मतलब बहादुर शाह जफर को क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो है इनको कैप्चर कर लिए, पकड़ लिए, और इनको जो है रनगांव भेज दिए, जो कहाँ है, म्यांमार, जो आज का म्यांमार मतलब बर्मा देश में। और इनके दोनों बेटों को इनके आंख के सामने मार दिया गया। बहादुर शाह जफर के 2 बेटे को ब्रिटिशर्स ने इनके आंख के सामने मार दिया गया। इनका गुनाह यही था कि इन्होंने नेतृत्व किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, इसी वजह से। अब आगे है कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवॉल्ट। अब कह रहा है कि क्या मतलब फर्क आया, मतलब रिवॉल्ट के कारण जो है पॉलिसीज में क्या चेंजेस आया। कह रहा है कंपनी रूल का अंत हो गया। कंपनी रूल का क्या हुआ, अंत हो गया। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबॉलिश, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब वो समाप्त हो गई। मतलब ये जो रिवॉल्ट हुआ इसी के कारण जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये समाप्त हो गई। कह रहा है इंडियन केम डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अब भारत जो है वो क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन, मतलब यहाँ पर पहले जो शासक थे वो कौन थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो क्या हुए थे कि परमिशन लेके ब्रिटिश क्राउन से यहाँ पर परमिशन लेके आई थी कि वो भारत में जाके व्यापार करेगी। और धीरे धीरे जो है वो व्यापार करते करते यहाँ पर क्या हुआ कि पॉलिटिक्स में एंटर करके, है ना, वो क्या कि यहाँ पर राज्य चलाने लग गई थी। अब क्या हुआ कि ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन के अंदर जो है अब इंडिया आ गया, है ना। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पावर्स था वो कहाँ पे आ गया, ब्रिटिश क्राउन के पास। लेकिन भारत के लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, पहले भी ब्रिटिशर्स के अंडर थे, आज भी ब्रिटिशर्स के ही गुलाम थे। अब
एक्ट ऑफ 1858। अब कह रहा है कि क्या एक्ट आया 1858 में, कह रहा है कि जो टाइटिल था गवर्नर जनरल का वो समाप्त कर दिया गया। अब उसके जगह पे अब ब्रिटिश क्राउन के अंदर में अब भारत आ गया, तो अब ये जो टाइटिल था अब क्या क्या कहा जाने लगा, वाइसराय। अब गवर्नर जनरल, अब जिस समय 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उस समय भी गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे, और जब ये युद्ध खत्म हो गया ब्रिटिश क्राउन के अंदर ये अब आ गया इंडिया, और उस समय खाली इस पद का नाम बदल के गवर्नर जनरल से वाइसराय कर दिया गया। तो फिर भी जो व्यक्ति था वो क्या था, लॉर्ड कैनिंग ही था, सिर्फ पद का नाम बदल के गवर्नर जनरल से क्या किया गया, वाइसराय। तो पूछा जाता है कि फर्स्ट वाइसराय, तो पहला वाइसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और अगर ये भी प्रश्न आता है कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग था। व्यक्ति एक ही था, पद का नाम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आने के कारण बदल दिया गया। अब आगे कहता है क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन प्रॉमिस रिलीजियस एंड टॉलरेंस नॉन इंटरफेरेंस। अब जो विक्टोरिया थी, क्वीन महारानी विक्टोरिया जो है, अब भारतीय लोगों से एक वादा की कि वो धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेगी, है ना, आपको पूरा छूट है अपने धर्म को मानने के लिए। उसके बीच में धर्म के मामला में जो है ये बीच में टांग जो है ये कंपनी नहीं अड़ाएगी। अब कंपनी तो थी नहीं, ब्रिटिश क्राउन का कोई भी व्यक्ति जो है उनके धर्म के मामला में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, उनके मामला में वो फ्री है ना। अब आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन, अब और क्या क्या चेंजेस होता है, क्योंकि एक डर का माहौल तो हो गया ना। अब ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा तो डर हो गया कि अब जो है क्रांति कर सकते हैं ये लोग, और ब्रिटेन का उस समय विश्व के अलग अलग देशों में कब्जा रहा था, लेकिन ये भारत ही ऐसा जगह था, और रिवॉल्ट ऑफ 1857 ही पहला रिवॉल्ट था जो कहीं भी पूरे विश्व में कहीं भी अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई रिवॉल्ट किया था, कोई क्रांति किया था, किसी भी देश में नहीं किया था। तो इस नज़रिए से भी क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को डर लग गया। अब ब्रिटिश सोल्जर्स आउट नंबर्ड इंडियन इन द आर्मी। अब पहले के समय में क्या था, रिवॉल्ट के पहले भारतीयों का संख्या सेना में ज़्यादा था, है ना, मतलब जो निचले कर्म के जो सेना थे, मतलब क्या सिपाही थे कह सकते हैं, उसमें भारतीयों का तादाद ज़्यादा था। अब क्या किया गया, उनका नंबर्स को घटा के ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटेन से लोग लाके सेना में भर्ती किए जाने लगे। अब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, अब देखिए जितना भी आप लीडर्स को देखे हैं तो इसमें हिंदू मुस्लिम हर लीडर्स क्या हुआ कि इस रिवॉल्ट में शामिल हुआ। अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को लगा कि हिंदू मुस्लिम को तोड़ना पड़ेगा, तो वहाँ पर इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया। मतलब ये धर्म के नाम पे बंटवारा कर दिए, धर्म के नाम पे बांटने लग गए, भेदभाव पैदा कर दिए, ताकि कोई आगे जो है यूनाइट होकर ये लोग रिवॉल्ट ना करें। इसी कारण से क्या हुआ कि ये दोनों में डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाने लगे। और कास्टिज्म, हिंदू को तोड़ने के लिए क्या हुए कि कास्टिज्म, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हरिजन जिसको गांधी जी बोले थे, है ना, तो ये क्या हुआ कि छुआछूत, ये सबको क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा क्या हुआ कि ये गैप बढ़ा दिए, है ना, जिसके कारण क्या हुआ कि अब हिंदूज भी यूनाइटेड नहीं होंगे, और धर्म के नाम पे तो पहले ही तोड़ चुके थे। तो ये क्या हुआ कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी रहा कास्टिज्म में भी और रिलीजियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब आगे देखते हैं चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, more conservative and the caution policies, princes and landlords were given more privilege and prevent future revolts। अब क्या हुआ कि अब जो राजकुमार थे और जो जमींदार थे उनको अब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ब्रिटिश क्राउन जो है वो बढ़ावा देने लगी, क्योंकि अब जो प्रिंसेस थे, राजकुमार थे, या तो हम कह सकते जो जमींदार थे वो भारतीय थे, भारतीयों के बीच के थे। अगर उनको ज़्यादा क्या हुआ कि ज़्यादा पावर्स दे दिया जाएगा, है ना, ज़्यादा एडवांटेज दे दिया जाएगा, तो वो क्या होंगे कि वो लोग रिवॉल्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, है ना। अब ज़्यादातर क्या हुआ, कहीं के ज़मींदार हो गए 1857 में, कहीं के क्या हुआ कि राजा महाराजा, ये सब क्या हुआ रिवॉल्ट में शामिल हो गए। तो अब ब्रिटिश एक चीज़ सोची कि अगर हम क्या हुआ कि इनको ज़्यादा एडवांटेज दे देंगे, ज़्यादा प्रिविलेज दे देंगे, तो ये लोग क्या होगा आगे कोई फ्यूचर में रिवॉल्ट नहीं करेंगे। तो इस सोच के साथ क्या हुआ, लैंडलॉर्ड्स और प्रिंसेस दोनों को तो क्या हुआ, राजकुमार और जो जमींदार थे उनको बहुत ज़्यादा आगे के समय में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाने लगा। अब सबसे जो प्रमुख बात है कि ये रिवॉल्ट आखिर फेल क्यों कर गया, ये जो रिवॉल्ट था इसके फेलियर्स का क्या कारण रहा। तो पहले पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कॉमन प्लान। अब भारतीयों के बीच में
कोई कोऑर्डिनेशन तालमेल तो था नहीं, ना तो कोई कॉमन प्लान था, है ना। बस मेरठ से शुरू हुआ, दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफर को नेतृत्व में ला दिए और हर जगह के जो लीडर्स थे वो क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। लेकिन कोई कॉमन लीडर्स, कोई क्या हुआ कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं था कि कैसे जो है ब्रिटिशर्स को खदेड़ा जाए, है ना। मंगल पांडे बोले थे मारो फिरंगियों को, तो वो मार पाना फिरंगियों को, वो जो प्लानिंग नहीं था, इस कारण से ये पॉसिबल नहीं हो सका और ये रिवॉल्ट फेल हो गया। दूसरा कारण है नो सेंट्रल लीडरशिप। अब केंद्र में कोई लीडरशिप ही नहीं था, है ना। सब अपने अपने एरिया के लिए लड़ रहे थे। अब कोई केंद्र में एक लीडर तो उनको था नहीं, है ना, जिनके नेतृत्व में ये रिवॉल्ट चलता हो। तो ये बहुत बड़ा क्या हुआ कि ड्रॉबैक था इस रिवॉल्ट को फेल होने में। तीसरा कह रहा है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ कि नॉर्थ इंडिया के ही पार्ट में स्प्रेड कर पाया, साउथ इंडिया में तो ये छुआ तक नहीं। मतलब ये रिवॉल्ट जो है आप देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया का जितना भी जगह है, ग्वालियर हो गया, झांसी हो गया, है ना, चाहे ये क्या हो गया, जगदीशपुर हो गया, कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया, तो ये सारा जो फैजाबाद हो गया, ये सारा जो क्षेत्र है ये उत्तर भारत का क्षेत्र है। दक्षिण भारत का कोई भी क्षेत्र जो है ये रिवॉल्ट वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। अब एक समझिए, सिर्फ उत्तर भारत के रिवॉल्ट को, इसको दबाने में ब्रिटिशर्स को 1 साल से ज़्यादा लग गया। अगर पूरे भारत में अगर ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह ये रिवॉल्ट हो जाता तो उसको दबाने में बहुत समय लगता और शायद हमको आज़ादी जो 1857 में ही मिल चुकी होती, लेकिन ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं। इस वजह से जो है ये लिमिटेड एरिया में था, तो ब्रिटिशर्स के लिए भी क्या हुआ, ये आसानी से इस रिवॉल्ट को दबाना बहुत ही क्या हुआ, बहुत आसानी, मतलब उनको मुशक्कत तो करना पड़ा, लेकिन क्या हुआ कि वो फाइनली क्या हुआ, इस रिवॉल्ट को दबाने में कामयाब रहे, क्योंकि वो एक ही क्षेत्र में ये रिवॉल्ट हुआ था। अब सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश आर्मी एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ब्रिटिश आर्मी के पास जो आर्म्स थे, जो हथियार थे, वो ज़्यादा एडवांस थे। जो भारतीय थे उनके तुलना में उनका हथियार ज़्यादा एडवांस था। वो लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में सब प्लानिंग करके काम कर रहे थे, और भारतीयों के बीच में पहले तो क्या हुआ, वैसा हथियार नहीं था, है ना, और कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में ये रिवॉल्ट को नहीं नेतृत्व कर रहे थे। इस कारण से भी क्या हुआ, ये रिवॉल्ट फेल हो गया। अब आगे कहता है बी ट्रायल बाय सम इंडियन रूलर्स, सिंधिया ऑफ ग्वालियर एंड निजाम ऑफ हैदराबाद। अब देखिए, अब कुछ ना कुछ तो क्या होते हैं, अगर हम लोग कहें कि कुछ ना कुछ तो गद्दार होते ही हैं, है ना। तो यहाँ पर सिंधिया ग्वालियर के और हैदराबाद के निजाम, ये दोनों जो हैं, ये दोनों गद्दार, जो भारतीय गद्दार थे, है ना, ये क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर दिए इस रिवॉल्ट को दबाने में। इस रिवॉल्ट को दबाने में ब्रिटिशर्स को क्या किए, सपोर्ट कर दिए, जिसके कारण क्या हुआ, उनको बहुत सहूलियत हुआ इस रिवॉल्ट को दबाने के कारण। तो ये गद्दार बहुत सारे हैं हमारे देश में, हम लोग जानते हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर कंपनी सेटअप कर दी, है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ रिवॉल्ट भी जो पहला बार हुआ तो उसको भी दबाने में क्या हुआ कि देख सकते हैं कि ये निजाम जो हैदराबाद के थे और सिंधिया ग्वालियर के, ये दोनों राजघराना परिवार क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स का साथ दे दिया। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवॉल्ट, अब क्या फायदा हुआ। इट वॉज द फर्स्ट मेजर नेशनलिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब कह रहा है कि पहला पूरे देश में, ये पहला जो है ये क्या हुआ, नेशनलिस्ट मूवमेंट का काम किया, पूरे देश को जोड़ने का काम किया। रहा तो ये उत्तर भारत में ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये विश्वास जगा दिया कि हम लोग भी ब्रिटिशर्स से युद्ध कर सकते हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं और इनको हरा सकते हैं। तो ये जो चिनगारी थी, ये जो विश्वास का चिनगारी थी, वो क्या हुआ, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से ही भारतीयों के बीच आया। अब कह रहा है दो इट फेल्ड इट इंस्पायर्ड फ्यूचर फ्रीडम फाइटर्स। कह रहा है चूंकि ये फेल कर गया, हालांकि ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन एक किरण जगा गया, है ना। बाकी जो फ्रीडम फाइटर्स आगे आए तो ये क्या हुआ, उनके लिए प्रेरणा बन गया, प्रेरणा का स्रोत बन गया रिवॉल्ट ऑफ 1857। आज हम लोग भी जो इस टॉपिक को बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना, तो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी, यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई थी, यहीं से हम लोग के सोच में ये बात आई थी कि हम लोग इनके खिलाफ क्रांति कर सकते हैं, इनको हरा सकते हैं, है ना। आगे कह रहा है कि मार्क टर्निंग पॉइंट। अब कह रहा है कि भारतीय हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था रिवॉल्ट ऑफ
1857 ये आग था, है ना, जो हर भारतीयों के बीच में जल चुका था कि अब उनको क्या हुआ कि रिवॉल्ट कर सकते हैं, उनको हरा सकते हैं, हम लोग जीत सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या हुआ कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 को जो है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस किए हैं कि इसका क्या क्या कारण रहा था। पॉलिटिकल कारण देखें, है ना, यहाँ पर हम लोग रिलीजियस कारण देखें, यहाँ पर मिलिट्री काउज देखें, तो बहुत सारा काउजेज जो है हम लोग यहाँ पर देखे हैं, है ना। फिर क्यों ये रिवॉल्ट फेल कर गया, कैसे इसको ब्रिटिशर्स जो है इसको सप्रेस किए, दबाए, और क्या क्या एक्ट आए इस रिवॉल्ट के बाद, और कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर और किस किस रीजन्स के लोग यहाँ पर क्या हुए पार्टिसिपेट किए। तो डिटेल्स में जो है यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस किए हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड किसी भी पॉइंट को हम लोग नहीं छोड़े हैं। तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ले लीजिए या किसी भी बोर्ड के एग्जाम्स में जिसमें ये टॉपिक है रिवॉल्ट ऑफ 1857, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम लोग पॉइंट वाइज डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।